बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, वीकेंड अच्छा आपका गुजरा होगा, मौसम अच्छा खासा चेंज हो गया है, सर्दी की शिद्दत अच्छी खासी कम हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ अभी कुछ लोग कह रहे हैं गैस अभी भी नहीं आ रही है, लोड शेडिंग अभी भी हो रही है। तो ये सब चीज़ें बेहतर कब होंगी, इस पर भी हमने बात करनी है। कुछ दीगर खबरें भी होंगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की टॉप स्टोरी से। सबसे पहली खबर, एफआईआर में ताखीर पर एसएचओ फारिग, आईजी पंजाब ने टास्क दे दिया। आज से बाकायदा चेकिंग का अमल भी शुरू किया जाएगा। तालीमी इदारों में मुज़र सेहत अशिया की फरोख्त रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार। ट्रांसपोर्ट कंपनी बसें चलाने के बजाय स्टाफ को बेरोजगार करने का मंसूबा, हिरासा करने पर सीईओ को बरतरफ किया जाए, मुलाजिमीन की दुहाई। और कलमा चौक अंडरपास पर काम की रफ्तार, कितना काम मुकम्मल हुआ, डिटेल में बताएंगे आज के शो में। वेलकम बैक। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल शहर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, रैलियां निकाली गई, सेमिनार्स भी हुए। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इस पर जो है वो हमने देखा स्पेशल तकरीबात का इनकाद भी किया गया। नून लीग लाहौर की जानिब से चेन क्रॉस तक रैली निकाली गई। वज़ीर औकाफ बैरिस्टर असफर अली नासिर की क़यादत में कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। जमात इस्लामी की जानिब से भी बर्टी गोल चक्कर पर रैली निकाली गई। कल हमने देखा कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पूरे शहर में रैलियां भी निकाली गई। इजहार यकजहती तो किया जाता है, कश्मीरियों को उनका हक दिलवाने के लिए हम सब साथ तो हैं, लेकिन वो दिन कब आएगा। हम बाकायदा शो का आगाज कर लेते हैं। जी हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा दुर्रे नायाब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद सिप्रा साहब, कल यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया, एक कमेंट आपका चाहिए, फिर मैं दुर्रे नायाब आपकी तरफ चलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल आप शहर में तमाम शाहराहों पर और गली मोहल्ले में देखें कि कश्मीरी परचम और पाकिस्तानी परचम जो लोगों ने उठा रखे थे, बेसिकली जो भारतीय मजालिम हैं उनके खिलाफ ये मैसेज था कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। और उसमें सबसे अहम पॉइंट ये था कि कश्मीरी भाइयों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद कर सकें। उसकी बुनियाद पर जो है पाकिस्तान ने इज़हार यकजहती किया है और बड़े पैमाने पर देखें कि रैलियाँ निकाली गई हैं और सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस। और बहुत अच्छा लगता है जी, स्कूल्स में भी छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए कल हमने देखा सैटरडे को भी और कल भी बहुत सारे स्कूल्स में भी इवन छोटे छोटे फंक्शंस जो हैं वो किए गए। और बड़े मैं पिक्चर्स देख रही थी सोशल मीडिया पर, नन्हे मुन्ने बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि आप छोटे स्पैम में बात कर रहे हैं या एक लार्ज स्पेक्ट्रम में आपकी आवाज़ को पहुंचाया जा रहा है। आपको हर सूरत ये जो भारतीय मसालिम है इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, आपको हर सतह पे बोलना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया कितना आज़ाद है और कितना वाइब्रेंट है, आपको उस पर लिखना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो इसका भी तमाशा बनाने से बाज नहीं आते। कुछ सियासी जमातों के, कल मैं मनफी प्रोपोगंडे पढ़ रहा था कि जी वहाँ पे ये रेट पे पेट्रोल मिल रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो मैं कल ये हैरान हो रहा था, बजाय कि वो सोशल मीडिया पे अपनी इस आवाज़ को उठाएं। मुल्की हालात, पूरी दुनिया में जो हालात हैं महंगाई के, वो अपनी जगह है, लेकिन इनकी आज़ादी पे आप इस चीज़ को काउंटर ना करें कि जी वहाँ पे सस्ती अशिया मिल रही है। तो मैं उनकी सोचों पे था कि खुदा का खौफ करें। जो वहाँ पे लोगों की जानें चली गई, जुल्म हुआ, लोगों की नस्लें ख़त्म हो गई, आप उस पर बात करें। आप उस ये चीज़ें तो हर बंदा बर्दाश्त कर लेता है। आज़ादी जैसी नेमत दोबारा कभी नहीं मिलती। बिल्कुल आपने सही कहा। हम सब दुआ गो हैं, अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। आज की पहली खबर की तरफ आएंगे जी। आईजी पंजाब ने टास्क ये दे दिया है, एफआईआर में ताखीर पर एसएचओ को फारिग किया जाएगा। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला एक आम आदमी को यही रहता है, जिस किसी से भी सुन ले, खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई मसला हो गया, एफआईआर का अंदराजी पहले होना मुश्किल होता है। शाहिद सिप्रा साहब, देखें, बड़ा अहम और बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला है ये। आपने जिस तरह खुद अपने क्वेश्चन में और इंट्रो में भी जिक्र कर दिया है कि लोगों के साथ अगर खुदा न खास्ता कोई वारदात हो जाए तो थाने में जाने से गुरेज करते हैं। उनको पता है कि थाने में उनकी उस तरह नहीं सुनी जाएगी जिस तरह वो चाहते हैं। और ये बेसिकली एसएचओ को क्यों फारिग किया जाएगा
कि अगर डकैती की वारदात हुई है तो पुलिस की हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि उसको डकैती की बजाय चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि जब डकैती का या राहजनी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो आपको मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार करना पड़ेंगे और उसके बाद फिर उनसे रिकवरी भी करना पड़ेगी, और ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा जो पुलिस उससे गुरेज करती है कि इस तरह का मुकदमा दर्ज ना हो। तो IG पंजाब की जानिब से बड़ा अहम फैसला है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। और जो जिक्र किया गया है कि वो यही किया गया है कि राजधानी और डकैती की, अगर देखें आपके सामने कई वीडियोज़ आई हैं कि ख़वातीन को घरों की दहलीज पर लूट लिया जाता है, उनके कानों से बालियाँ नोच ली जाती हैं, उनके कलाई से जेवरात उतरवा लिए जाते हैं। तो इस तरह की अगर संगीन नौइयत के जराइम अगर यहाँ लाहौर में हो रहे हैं और उसकी रोकथाम के लिए अगर आप मुकदमात पे जाएंगे और लोगों को इस बात का तासुर मिलेगा कि आपके पंजाब के पुलिस के सरबराह आपके साथ खड़े हैं, और जिस तरह पिछले दिनों आपने उनकी एक वीडियो भी सुनी होगी जिसमें उन्होंने किसी सारिफ से बात की जो मुद्दई था, दरख्वास्त गुजार था, तो वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो उन्होंने SHO को कहा कि इसको हम मुअत्तल कर रहे हैं और DSP को शोकाज नोटिस दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि पुलिस का किबला अब दुरुस्त होने जा रहा है। अगर पुलिस का किबला दुरुस्त हो जाएगा तो लोगों में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है ये भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर इस तरह के जो संगीन जराइम की सूरत में उनके साथ लूट मार हो जाती है या उनकी जमा पूंजी जो है वो घरों में घुस कर लूट ली जाती है, तो और फिर उसके बाद अगर आपके पास वीडियोज़ एविडेंसेस भी हैं, उनकी शक्ल भी आप पहचान सकते हैं, उसके बावजूद कार्रवाई ना हो, तो मेरे ख्याल में पुलिस की जो कारकर्दगी उस पर यह सवालिया निशान था। हम दुआ गो हैं कि ये फैसला इस पर अमल दरामद हो और लोगों को रिलीफ मिले। तो जी लग्जरी गाड़ियों में दुरे नायाब इतनी वारदातें हो रही हैं, इतना हमारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, XYZ ने पता नहीं क्या क्या नए तरीकेकार निकालिए, बावजूद इसके बैंकों के बाहर से जिस तरह चोरियां डकैतियां हो रही हैं प्लान करके दिन के टाइम। देखिए जी, लाहौर शहर जो सेफ सिटी भी है और वहाँ पे पुलिसिंग भी बहुत बेहतर है बाकी शहरों की निस्बत। अगर वहाँ पे ये हालात है तो पूरे पंजाब में क्या हो रहा होगा, आप तो ये पॉइंट नोट करें। दूसरी बात ये है कि क्या यकीन है कि कि SHO उनको ना पता हो कि हमारे इलाके में किस किस्म के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं और ऐसे नवैयत के क्राइम हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं थे। बाहर से कौन से लोग मुंतकिल हो रहे हैं, कौन सी आबादियाँ बढ़ रही हैं, किस तरह मार्केटों में क्या रुझान है, बैंकों के पास गार्ड नहीं है, कैमरे नहीं चल रहे। ये एक रूटीन होती थी। तमाम SHO सुबह बैंकों के बाहर गाड़ियों को चेक करते थे, CCTV चेक करते थे, रूटीन बनाते थे। बहुत अरसे से ये छोड़ दिया। लाहौर शहर के SHO जो है ना, माजरे के साथ आपके PSP पुलिस अफसरान को भी काट गए हैं और उनकी जो हालात है ना, आप किसी वक्त आपको तो शायद रब्ता ना कभी पड़ता हो वास्ता, हमें तो सुबह से लेकर रात तक एक FIR की सिफारिश आती है, जी हमारी FIR कटवा दें। जायज़ लोग अपनी जगह जगह दरख्वास्त लेके फिर रहे होते हैं। दूसरी बात है ये जले जाते हैं तो ये इतना बदतमीज़ी के साथ वहाँ पे पेश आती है किसी भी शहरी के साथ कि यकीन करें हमें खुद शर्म आना शुरू हो जाती है। और अगर आप सिफारिश किसी की कर दे तो उसके भी साथ वो तज़हीक में सलूक किया जाता है जैसे हमने कोई ज़ाती काम कह दिया अपना। आप ये जज करना छोड़ देते हैं कि यार इस बंदे की नहीं जायज़ दरख्वास्त है, उसकी FIR कटनी चाहिए, आप वहाँ पे भी उसकी तज़हीक करते हैं। तो शहरी क्या होता है, अपनी मालो इज़्ज़त से भी जाते हैं और अपनी तज़हीक भी कराते हैं, थानों में जाके अपने आप को मज़ीद ज़लालत का शिकार करते हैं। अब पुलिस का ये फ़र्ज़ है, ख़ासतौर पर जिस तरह डॉक्टर उस्मान अनवर साहब है, ये बड़े प्रोफेशनल किस्म के पुलिस अफसर हैं और अब जिस तरह ये लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, जिस तरह सिप्रा ने बात की, ये बहुत ज़रूरी था। कोई तो पुरसाने हाल हो, लाहौरिये इस वक्त दहलीज क्या घरों के अंदर कमरों के अंदर लुटना शुरू हो गया। सिप्रा साहब ने वर्ड यूज किया संगीन वारदातें होती हैं, संगीन नौयत की, जिन्हें इन्होंने कहा कि जी बालियां खींच के ले जाते हैं, चूड़ियां उतार के खवातीन राह चल रही हैं गली मोहल्लों में, औलाद के सामने बदतमीजी करते हैं। ये तो संगीन नौयत की रही नहीं, क्योंकि हर दूसरे दिन तो ये वारदातें हो रही हैं। आप देखें औलाद के सामने माँ बाप की तस्दीक बेइज्जती करते हैं, वहाँ पे किसी को जानो माल का खतरा हो जाता है। लोग जो है आपने जो पहले पॉइंट उठाया जी कि देखें लाहौर शहर में क्या हो रहा है कि पहले तो आपके जो मतवस्सित इलाके थे और आपके डिप्राइव्ड एरियाज थे, वहाँ डकैतियाँ चोरियाँ आम की रूटीन की बात थी। अब डिफेंस जैसे इलाके, गुलबर्ग जैसे इलाके, जहाँ पे बड़े बड़े पोश गाड़ियों में आके लोग जो हैं बड़े वेल ड्रेस्ड और बड़े डिसेंट तरीके से आपसे बात करते हैं और उसके बाद आपके घर के अंदर हमारा सिस्टम इतना जबरदस्त होने के बावजूद हम उन गाड़ियों को ट्रेस भी नहीं कर पा रहे। आप देखिए बैंक के कैश काउंटर से गाड़ी में बैठ के आगे सड़क पे आने कितना टाइम लगता है, हार्डली 2.5 से 3, 4, 5 मिनट लगते होंगे, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर
वो कौन सा सिस्टम है जो डकैतों के पास इंफॉर्मेशन होता है, वो आते हैं, गन निकालते हैं और आपको कहते हैं जी फलाना बैग दे दें, उसके अंदर आपने ये पैसे रखे, निकाल के दे दें। तो ये चीज़ों पे ना अब बड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये तमाम बैंक का अमला, स्टाफ, सिक्योरिटी का अमला, ये कहीं ना कहीं मैं इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पिलफरेज है। उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि डकैतों को या चोरों को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हो। और पुलिस का देर से आना हमेशा की तरह बात है। आपने ड्रामे बना लिए, आपने उनकी जुगतें उड़ा ली, आपने मजाक बना लिए, आपने मेम्स बना लिए, कोई तब्दीली नहीं। पुलिस फिर भी तखलीफ, जो थाना कल्चर था उसको तब्दील करने का ख्वाब जो है वो पता नहीं कब शर्मिंदा ताबीर होगा। शाहिद सिप्रा साहब आई थिंक परसों हुए हैं SHOs के तबादले 84 थानों के ऑलमोस्ट पूरे। सो कैसे देखते हैं तब्दीली? अगर हम तब्दीली के बावजूद वही हालात रहे तो क्या फ़ायदा इनका? देखें, ये जो तब्दीलियां हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, ये तो निगरान सेटअप में होना होता है, क्योंकि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें ये उसकी सूरत हाल होती है, ये ताकि इस इल्ज़ाम को ख़त्म किया जाए कि माजी की जो हुकूमत है उन्होंने अपने बंदों को नवाजा था, उसके जान पर लगाया गया। अब बात आती है कि ये जो जराइम है इनका खात्मा कैसे होगा। जिस तरह दूरे बात कर रहे हैं कि उसको जो थोड़ी सी हमारी उम्मीद भी हो जाती है ना कि कुछ तब्दीली आवाम के लिए भी बेहतर हो। देखें, एक जगह पे अगर एक बंदे की तैनाती मुसलसल होगी तो वो राब्ते में हो जाते हैं। जो ये गैंग्स हैं, जो माफियाज हैं, सियासी तौर पे जो लोग हैं, इनकी पुष्पनाही होती है। वो एक जगह 2 साल बाद या 3 साल बाद जो पॉलिसी है इसमें अगर रोटेशन हो जाए तो उसका और मामला होता है। FIR का दर्ज हो जाना बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपका इन्वेस्टिगेशन विंग क्या उस पर कार्रवाई करता है। SHO ने तो FIR काट दी और आपने मुद्दई को भी दे दी और किसी सब इंस्पेक्टर को या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो भी उस थाने का, उसको आपने रेफर कर दिया कि ये बंदा जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर FIR मुकदमा दर्ज होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात या इंक्वायरी में मुलजमान को ना पकड़ा जाए और फिर उनको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए तो ये भी जिम्मेदारी हमारी पुलिस पर आयद होती है। आप कह रहे हैं मुलजिमान तक ना पहुंचा जाए, यहाँ पर सादा लोग, गरीब लोग ये कहते हैं कि एक तो उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, चोरी डकैती, ऊपर से उन्हीं को उस मुकदमे में मुलविस किया जाता है, उन्हीं से सवालात ऐसे किए जाते हैं कि वो परेशान होकर रह जाते हैं, बेचारे घरों में बैठ जाते हैं। इस रवैये का क्या जो रवैया होता है ना पुलिस का, उसके सामने जिस तरह आप खुद जिक्र कर रही हैं कि मुद्दई गया है तो उसको क्वेश्चन इस तरह होगा कि आपने दरवाजे क्यों नहीं बंद रखे हुए थे, आपने दीवार क्यों छोटी रखी हुई थी, इस तरह के आपने अगर मोटर बाइक चोरी होगी जो प्रॉपर लॉक क्यों नहीं किया हुआ था। मतलब ये आप उसको एक सबक देने की बजाय कि आप उस पर कानूनी कार्रवाई करें तो फिर तो किसी हद तक ठीक है। होता यह है कि अगर एक आम जो शहरी है वो थाने में जाएगा अपने इंदराज मुकदमा के लिए, उसको रिएक्ट इस तरह किया जाएगा कि वो कहेगा कि छोड़ें जी, एक तो हमारा नुकसान हो गया, दूसरा यहाँ पुलिस। अच्छा, फिर एक और भी है, अब ये मैं इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, ये बहुत सारी जगहों पे होता है कि इन्वेस्टिगेशन अगर करने जाना है तो इनको डीजल भी चाहिए, इनको पेट्रोल भी चाहिए, गाड़ियों में रोटी भी चाहिए, फिर साथ में रोटी। अच्छा, इससे सब चलो ये भी चलो कर दे। सबसे मज़ेदार, आपने रैकी करनी है और आपने मुलजिम का आपने खुद पकड़वाना है और फिर आपने फ़ोन करना है कि हमारे मुलजिम जो है फलां जगह पे बैठे हैं तो आप पकड़ लें। भाई आप लोगों का क्या काम है? ये जो रवैया है इसको अगर हमारे मौजूदा IG जो है इसको तब्दील करने में कामयाब होते हैं तो देखेगा ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर में जिस तरह मज़ाफ़ात के इलाके हैं या दीगर ज़िला हैं जहाँ पर क्राइम की शरह ज़्यादा है, उनमें जो है वो मामला लाहौर अगर सीधा हो जाए आपके पूरे पंजाब में मैसेज जाएगा कि पुलिस जो है वो ठीक होने जा रही है। इसलिए जराइम पेशा जो लोग हैं उनकी इस तरह की कार्रवाइयों में ज़रूर रुकावट बनेगी। काम करें, आगाज़ तो करें। खैर, बेहतरी की तरफ अब कदम तो बढ़ाया IG साहब ने, देखें अब आगे आगे क्या होता है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और ख़बर ये है कि जी आज से बाकायदा चेकिंग का अमल शुरू किया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक है और ये बहुत ज़रूरी अमल था। स्कूल से आगाज़ किया गया है। इवन आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की कैंटीन पे भी नज़र रखनी है। तालीमी इदारों में मुज़र सेहत अशिया की फ़रोख्त रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सरकारी, निजी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के कैफेटेरिया, कैंटीन्स की आज से चेकिंग की जाएगी। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। दुरे नाया देखें जी, जब से ये निगरान हुकूमत आई है ख़ास तौर पे ये इन्हीं का क्रेडिट है कि स्कूलों में मनीशियात की जो फरोशी है और उस पर जो जितने ग्रुप मुनज़्ज़िम है उस पर ख़ास तौर पे न सिर्फ मीटिंग की गई बल्कि उस पर एक्शन रिपोर्ट मांगी गई। ये फूड अथॉरिटी का बुनियादी काम है जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन अब हमारी ब्यूरोक्रेसी को एक आदत हो चुकी है। वो देखती है कि हुकूमतों का ना रुख किस तरफ है, वो देखते हैं कि बस उस जगह पर चलो पीछे छोड़ दो सब कुछ, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, अपना काम नहीं करना। आपने हुकूमतों की नज़र देखनी है और उसको फॉलो करना है।
हालांकि हुकूमत की अपनी प्रायोरिटी होती है कि उन्होंने आवाम को रिलीफ कैसे देना है। आप अगर अपना काम बेहतर करेंगे तो हुकूमत आप पे क्यों बेजा इम्पोज करेगी कि आपने ये काम भी करना है। आपने नाके लगा के सिर्फ दूध की चेकिंग पे फोकस रखा हुआ है। अब उसके अलावा आप अंदर लाहौर के अंदर जो जाली दूध है, नाकिस दूध है, वो किस तरह से बन रहा है, किस तरह से फरोख्त हो रहा है, और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। दूध के अंदर क्या क्या चीजें क्या पाउडर बेची मिक्स जा किया रही जा रहा है, पानी मिक्स किया बिल्कुल। और आपके जो कैंटीनों के अंदर बच्चों के लिए खास तौर पे जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, जो मिक्सअप करके माल आपके बिक रहा है वहाँ पे, किसी भी सूरत वो किस क्वालिटी के है, आपके जो जंक फूड है वो किस क्वालिटी की है, आपके जो चिप्स हैं, जूस हैं, बॉटल हैं, पानी की बोतलें हैं, वो ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, किस नवैयत की है, और पैसे जो है वो उनसे मुंह फाड़ के लिए जा रहे हैं, एक क्लास के लिए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का जो फॉलो है, इन चीज़ों का जो ताकुब है, वो कम अज़ कम जो है इन लोगों को करना है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, बाज़ औक़ात आपको बड़ी ए क्लास किस्म की बॉटल जो पानी की हैं उनको मिनरल करके बेचा जाता है, लेकिन जैसे ही बोतल खोलते हैं तो पानी उबल के बाहर आ जाता है। अब इतनी लूज जो पैकिंग है और इतना पानी का जो लबालब भर जाना, ये किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की पैकिंग की निशानी नहीं होती। नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बॉटल जो है ओरिजिनल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों पे अब हमने देसी टोटके रखे हुए हैं, लेकिन फूड अथॉरिटी का क्या काम है? फूड अथॉरिटी को जितना पिछली 5 से 10 साल के अंदर ना सिर्फ वेपनाइज्ड किया गया, बल्कि टेक्नोलॉजी फ्राहम की गई, बल्कि उनको दफातर गाड़ियाँ, उनको हर चीज़ बड़ी खूबसूरती के साथ उनको दिया गया। कैप्टन उस्मान साहब के जाने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अच्छे तरीके से हमने कभी सुना हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ हो। उससे पहले आयशा मुमताज़ थी, उनकी वजह से एक नाम था, इसकी पहचान थी। मैं कहता हूँ कि अगर ब्रांड कोई था ना फूड अथॉरिटी का बना तो वो आयशा मुमताज़ साहिबा के वजह से मतलब लाहौरियों को बताया उन्होंने कि फूड अथॉरिटी भी कोई एक इदारा है और ये भी काम कर रही है, और उस दौर में बहुत सारे लोग एक्टिव हुए। हमने देखा बेकरीज में जाकर चेकिंग की गई, कहीं से गंदे अंडे पकड़े जा रहे हैं, कहीं से चूहे निकल रहे हैं। मतलब इस तरह से खौफ था लोगों में कि धड़ाधड़ लोगों ने खुद सफाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। जी देखें, आयशा मुमताज़ का नाम आ गया, मेरे ख्याल में उन्हें ढूंढना चाहिए जहाँ भी हैं, वापस लाना चाहिए। हाँ, ये उनको वापस आना चाहिए। मुझे याद है दाता साहब का उर्स था तो वो आ गई चेकिंग के लिए। उस वक्त इसाक डार चेयरमैन अमूर मजहबिया कमेटी हुआ करते थे, विफाकी वजीर भी थे। उन्होंने कहा मैं लंगर खाना चेक करना है, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सारे ज़ायरीन अकीदतमंद आए हैं। तो उन्होंने कहा आप लाखों में क्या जितने मर्जी खिलाएं, मेरा काम है चेक करना, मैं चेक करके जाऊंगी। और आयशा मुमताज़ ने खड़े होकर चेक किया, लंगर जो तैयार हो रहा था वो चेक करने के बाद वो वहाँ से गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो उस पर बड़ी रेजिस्टेंस भी हुई। लोगों ने कहा कि नहीं, ये लंगर खाना है, लोग अपनी अकीदत के साथ लाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अकीदत के साथ लंगर आता है। लेकिन फूड की क्वालिटी पे आयशा मुमताज़ साहिबा ने कहा कि ये चेकिंग होगी और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगी, और वो करके गई। बात करने का मकसद ये है कि अगर फूड अथॉरिटी को एक पहचान मिली और अगर खौफ में मुब्तला हुए ये तमाम रेस्टोरेंट्स मालकान या दूध बेचने वाले, शीर फरोश, जितने भी लोग हैं, ये खाने पीने के अशिया वाले जो गलत काम कर रहे थे, उनमें जो खौफ की फ़िज़ा कायम हुई वो सिर्फ इन्हीं की वजह से हुई। अब क्या है कि सिर्फ एक हम दूध को पकड़ लें, आपके लाहौर शहर में शायद इस बात पे दुरे नयाब भी एग्री करेंगे, इतनी प्रोडक्शन भी नहीं है। आप मज़ाफ़ात की बात करते हैं ना, शेखुपुरा कसूर है आपके साथ, ननकाना साहब आपके करीब पड़ता है, उसके बाद पत्तों की और ये इलाके आपके पास हैं। इन सब को मिला के आपकी इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है जितनी सेल है। तो मुझे बताएं कि वो दूध फिर क्या बन रहे हैं। तो आप पानी का जिक्र कर रही थी, पानी मिला दे, पानी फिर भी अफोर्ड हो जाएगा, लेकिन जो केमिकल और पाउडर मिला के जो आप दूध बेच रहे हैं, ये इंतहाई मुज़र सेहत है, और बिलखसूस बच्चों के साथ वो सबसे ज़्यादा। पानी मिले दूध का कोई इशू नहीं है, पतला हो जाएगा, वो तो मिल जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। दूसरी बात के रेस्टोरेंट्स आज देख लें कहीं छापे हैं, आप चूहों की बात करती हैं, पुरानी सब्जियाँ, गली सड़ी अशिया पड़ी होती हैं, आगे से तो आप जाएं तो बड़ी जगमग और बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स और बड़े बड़े चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन असल तो इशू है जहाँ चीज़ तैयार हो रही है उनके किचन में जाए कोई, किचन में जाकर देखें तो एक्चुअल सूरत हाल सामने आती है, और वो ख़त्म हो गई चीज़ें। बहुत सारी जूस शॉप ऐसी है, जूस कॉर्नर ऐसे जहाँ पे गले सड़े चीज़ें हैं। ये तलीमी इदारों की बात कर रहे हैं, सॉरी तलीमी इदारों की बात कर रहे हैं, कोई एक तलीमी इदारा भी नहीं है जहाँ आप कहें कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक आप चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, कोई एक भी नहीं है, कहीं भी नहीं। आप क्या, आप प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लें, निजी स्कूल्स की बात कर लें, जहां मर्जी आप सरकारी स्कूल्स की बात कर लें, कोई ऐसी अच्छा स्कूल्स के अंदर जो आपकी टक शॉप्स हैं
वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। सिर्फ स्कूल को नजर आ रहा है कि मैंने इतने करोड़ का ठेका दे दिया है, उसके बाद ठेकेदार को नजर आ रहा है कि मैंने 1 करोड़ का लिया तो मैंने 2 करोड़ साल बाद निकाल के यहाँ से निकलना है। और स्कूल इंतजामिया ने कभी चेक करने की कोशिश भी क्यों करेंगे? उनको कुछ साल के पैसे मिल गए। और इतना भी जुल्म होता रहा है कि बच्चों को बाहर से अपने घर से लंच बॉक्स लाने की इजाजत नहीं होती थी। ऐसी खबरें भी सामने आती रही कि जी आपने सिर्फ इनकी टक शॉप से लेनी है। बल्कि मैंने एक और बड़ा बुरा एक्सपीरियंस किया कि जो खाना बच जाता है, बाज़ औक़ात आप खाना मंगवाती हैं, खाना आपका समझें कि आधी प्लेट कोई बच गई और आपने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या पैक कराना, यहाँ पे कोई मुलाजिम है वो खा लेगा। वो इस तरह जमा करते भी खाना बाज़ औक़ात मिक्स कर दिया जाता है। और ये एक एक्सपीरियंस जो है वो मेरी नज़रों से गुजरा और मैं बड़ा हैरान हुआ। अब नाम लेंगे तो फिर हम पे पैमरा एक्टिव हो जाएगा, तो दफ़ा करें इस चीज़ को, नाम नहीं लेते। लेकिन ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है और बड़ी सारी चीज़ों पे ये लोग अपनी बचत करने के लिए। अच्छा एक चीज़ और, बाहर के ममालिक में नहीं होता। मैं भी गया, सिपरा भी गया, अगर आपने रायता लिया है, सैलड लिया और आपने यूज़ नहीं किया, आपने नहीं खाया, तो वो डिस्कार्ड है। वो आपके पैसे चार्ज करेंगे और उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी उसको रीयूज कर लिया जाता है। मैं तो उस पर हैरान हूँ कि वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा साफ है जी, वापस ले जाओ, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया तो वो जाके आपको कोई पता नहीं, आपको नेक्स्ट उसमें आपको किसी और कंज्यूमर को देने। तो इस तरह की चीज़ों पर आपको एक्शन लेना चाहिए। शेल्फ आइटम, ख़ास तौर पर फूड अथॉरिटी, आपका एक ब्रेड है, केक है, इन चीज़ों के शेल्फ आइटम जो है ना वो अमूमन लोगों को नहीं पता होती कि ये इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। अब केक की जो शेल्फ लाइफ है उसको किस तरह आप देखते हैं, बाज़ बहुत अच्छी बेकरीज हैं, उन्होंने केक की उल्टी साइड पे नीचे उन्होंने सारा लिखा होता है, लेकिन आप चेक नहीं कर सकते, उनको किसी तरह पकड़ नहीं सकते। फैक्ट्री में बना के वो वापस लेके जाते हैं, दोबारा से नई प्रिंट करके लेके आ जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या पता? आपके एक हफ्ते की, फर्ज करें एक केक है, एक चीज़ केक है, उसकी 1 हफ्ते की है या 3 दिन की है, वो 3 दिन में नहीं बिकता, लेके जाते हैं, आप कुछ भी उसके अंदर ट्रीटमेंट करते हैं, उसको दोबारा नई डेट लगा के फ्रेश करके ले आते हैं। क्या पता है? आपको क्या पता? इस तरह जो शेल्फ प्रोडक्ट है ना, उस पर भी मैकेनिज्म बहुत स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। अब सिर्फ आप ये छोड़ दें, आप सिपरे वाली बात, दूध को पकड़ लें, दूध से बनी आइटम को पकड़ लें, अंडे पकड़ लें, अंडों से बनी आइटम को पकड़ लें, आपकी 30% जो गंदी और हिफ्ज़ान सेहत के ख़िलाफ़ प्रोडक्ट्स हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। सही कहा आपने। लेकिन अब इसके लिए जी आगाज़ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से किया है। एक बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए फूड अथॉरिटी को जो है वो एक्शन में आने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कार्रवाइयाँ वाकई सिर्फ यहाँ तक महदूद हैं कि दाखिली खारजी रास्तों पर चेकिंग की जा रही है, दूध की चेकिंग की जा रही है, बस इतना यहाँ पर कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से लोग बीमारियों की तरफ जा रहे हैं, खुदारा इतनी महंगाई, इतनी महंगी चीज़ें खरीदने के बावजूद आप अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पहले तो कोशिश ये कीजिए कि घर में खाएं, अच्छा आपके सामने बना हुआ होगा सब कुछ। बाहर अगर जाना है तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ हमने बढ़ना है और अगली खबर हमारे पास क्या है जी, ट्रांसपोर्ट कंपनी बसें चलाने के बजाय स्टाफ को बेरोजगार करने लगी है। हिरासा करने पर सीईओ को बर्तरफ किया जाए, मुलाजमीन की जानिब से दुहाई दी जा रही है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल क्या है, ना होने के बराबर है। अब ऐसे में जो मुलाजमीन हैं वो बेचारे जो हैं वो समझ नहीं आ रहा उनको कि वो किधर जाएं, उनको बेरोजगार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। दुरे नायाब। अच्छा, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और लाहौर पार्किंग कंपनी, ये दो ऐसी कंपनी है, इनकी बदकिस्मती कहें या इनकी नाअहली कहें कि हमने नियतों की खराबी कहें, हमने इनको परवान चलते नहीं देखा। बिल्कुल। और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी तो ऐसी बदनसीब कंपनी है कि इतने फेलियर्स हुए कि उसके बाद उनको पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी बना के उसके अंदर स्पीडो बसें चलानी पड़ी, मेट्रो बसें चलानी पड़ी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मसला है, अगर आज मेट्रो बस ना होती, स्पीडो बसेस ना होती, ऑरेंज लाइन ना चल रही होती, जैसे भी ये सर्विस चल रही है, तो हालात क्या होते। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी किस तरह से अपना काम पूरा करती। इनके पास तो जो बसें थी जो ख़राब हो चुकी थी, इन्होंने तो उसको भी स्क्रैप करके बेच दिया। बहुत सारी बसें जो है वो नकारा करके खड़ी कर दी। ये हमारे पीछे टाउनशिप पे डिपेंड है। एलटीसी की बसों का हाल है नायाब, उस पे तो सफर करते हुए डर लगता है। आप देख लीजिए। अच्छा, अब आपने फैसला क्या करना होता है कि आपने उस कंपनी के साथ किया क्या, जिसको मुनाफा बख्श बना के आपने उससे तनख्वाहें भी लेनी थी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी देने थे। आपने मार्केट रेट पे बंदे भी भर्ती कर लिए, सब कुछ किया, कंपनी अपनी तौर पे खड़ी भी हो गई, काम भी चलना शुरू हो गया, लेकिन आपने उसके वसाइल पैदा करने के क्या मौके पैदा किए। तो क्यों ना पहले उस कंपनी के जो हाईएस्ट बैठे उनको फायर किया जाए, और जो ऊपर सीईओ लेवल के लोग बैठे हैं, नीचे जनरल मैनेजर लेवल के लोग बैठे हैं, जो पता नहीं कितने लाखों तनख्वाहें ले रहे होंगे, गाड़ियाँ, फ्यूल, हर चीज़ अफोर्ड कर रहे होंगे,
उन्होंने इस कंपनी को इतना भी काबिल ने बनाया कि वो किसी को 20,000 तनख्वाह पे वाले मुलाजिम को बरसरे रोजगार रखने के लिए कारामद बना सके, तो क्यों ना वहाँ से खुद एहतसाबी का अमल स्टार्ट करें ना फिर। और फिर इस पे देखना चाहिए, जो इस वक्त हमारी निगरान हुकूमत है उनको इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि ऐसी कंपनियां जो तुफैलिया हो चुकी हैं, जो अब आवाम के वसाइल का और खून चूसने का सिर्फ सबब बन रही हैं, उसके जो फेलियर के जिम्मेदार हैं उनको भी घर भेजा जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर जी हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है कि आपका रहस्य है कि किसी गरीब पर गुस्सा निकल जाता है, जोर निकल जाता है, और अब यहाँ पे ये प्लान किया जा रहा है। किधर जाएंगे ये बेरोजगार लोग, कैसे गुजर बसर करेंगे? देखिए, मुझे बताएं कि लाहौर में आपको कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती नजर आती है, सिवाय वो एक वो रेड बस, उसका क्या स्पीडो बस उसका नाम है, वो भी 5 रन सॉल्टी के आपको कहीं इक्का दुक्का नजर आता है। इसके अलावा मेरे ख्याल में हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रह गई है ना, वो चिंची रिक्शा रह गई है। सही कहा आपने। और उसके बाद आम जो रिक्शा है या कोई चंद एक रूट्स होंगे। माने मुझे वो शहबाज शरीफ साहब का दौर याद है, क्योंकि जेल रोड पर ऑफिस हमारा था, तो हम देखते थे यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की कितनी लड़कियां सफर करती। आप देखें, अच्छा उसका दूसरा पहलू अगर हम देखें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने से सार्फिन और शहरी तो परेशान हैं ही, आप रोड पे ट्रैफिक के हालात देखें, बुरे हालात हैं। जब हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से नहीं होगी, अल्टीमेटली उसका मुतबादिल क्या है कि लोग मोटरसाइकिल पे, कार्स और दिग्गर जो उनके जो भी ज़राए आमदोरफ्त हैं उसके ज़रिए वो ट्रैवल करेंगे, और उसका खमियाजा क्या होता है कि आम जो लोग हैं उनको घंटों घंटों लंबी लंबी कतारों में लग के भुगतना पड़ता है। एक कंपनी बनाई, जिस तरह दूरे बात कर रहे थे, आपने उस पर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, गाड़ियाँ चलाई, और उसके बाद गाड़ियों को आपने खटारा करके ये हमदर्द चौक में खड़ा कर दिया हुआ है। अच्छा, एक कंपनी बन गई, गाड़ियां चल रही हैं, उनसे प्रॉफिट आ रहा है, उससे आपकी तनख्वाहें जा रही हैं, आपने मुलाजमीन, एक पूरा स्ट्रक्चर है ना कि आपके ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स भर्ती क्यों होंगे, ऑपरेशनल का अलग होगा, मैकेनिकल अलग होगा, मेंटेनेंस का अलग होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बावजूद एक कंपनी का अगर फ्लॉप होना, और फिर आप करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ जो हैं उनको जंग आलूद होने के लिए आप खड़ा कर दें, और फिर बाद में बीच में तो आया था कि उनको बेचा भी जा रहा है उनका सामान, शायद इस तरह की बात आ रही है बीच में। अब मुझे बताएं कि एक हुकूमत अगर अखराजात करने के बाद हमारी जो लोग हैं, जो उस पर अफसरान बैठे हैं, उनकी नाकामी और नहली की वजह से इस तरह का कोई मामला हो तो उनको कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन काम ये कोई करे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, शायद सिर्फ प्रसाद माजद के साथ ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर और उनके मिसेज आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लाहौर जो आता है वो तो लाहौर का दीवाना ही हो जाता है, और फिर लाहौरी खाबे उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। सो मेहमान हमारे किस तरह से लाहौरी खाबों को इंजॉय कर रहे हैं? व्हाट यू वांट टू से अबाउट लाहौरी फूड? व्हाट फूड यू लाइक मोस्ट? I'm still experimenting. I'm eating lots of different things. We had a lovely meal yesterday at the Haveli. I had the gajrat halwa, the carrot, which is my favorite. So I think this at the moment is number one, but maybe other things will, like samosas, might become more. What do you want to say about Lahori food? Well, we've been trying some different ones. What do you recommend? What's your recommendation? What's your favourite? What you like the Lahori food? Chicken kadai? Yes, yeah, I've had the Lahore chicken kadai. Yeah. So, do you like spicy food? Not too much, but I'm trying to improve my ability. Are you health conscious? Health conscious, yes, we both are. We exercise every day, and when you in this job there is, and in Pakistan. There's always lots of food, so you have to exercise. Yes. Otherwise, you will become unhealthy. But the food is so delicious, it is important to exercise. So, कुछ हम बात कर लेते हैं नाज़िन, कुछ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर की अगर हम बात करें और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन कल्चर से हम अगर इससे रिलेट करें, is there any cultural exchange program? Not specifically cultural exchange. We have tourists come here. But we don't do in any country a cultural exchange, but we encourage people to visit Australia and experience the many different cultures we have in Australia. And as I said before, it is a very multicultural society in Australia. So we have many cultures there, and we have our indigenous culture that is 50,000 years old, and which is a fascinating culture. So we encourage people to come and visit Australia. And we encourage Australians as well to come to this region. Let's talk about Pakistani culture. So,
how you like Pakistani culture? What about, you say, music, Pakistani music especially? Actually, before I even came to Pakistan, I heard, of course, about Nusrat Ali Fateh Ali Khan, and I heard his music, and it was haunting, and it touches the heart, it touches the soul, and this was my first introduction to Pakistan, so it is wonderful. Any favorite song? Not that much of a expert, but his songs, they sort of touch the heart, and I think this whole Sufi tradition is really important part of the soul of Pakistan and the soul of Islam as well. Yes, no doubt. अच्छा नाज़िन, अब हमने कुछ कल्चर के हवाले से भी बात कर ली. बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कुछ ज़बरदस्ती जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हों. सो पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली वो लोग जो कितने तालीम याफ्ता भी नहीं हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? What kind of job opportunities available in Australia? Australia is a growing country. We bring in, accept about 300,000 new citizens every year. Of course, Pakistan has, and countries like Pakistan, they speak English. So already it is useful to come to Australia. The history between Pakistan and Australia is long. It started in the 1800s when we had people from Baluchistan come with the camels. And they had job opportunities then. The job opportunities now, of course, are in IT, are in healthcare, and in teaching. So we have many different areas of job opportunities. So there are so many opportunities. बहुत सारी आप लोगों के लिए opportunities हैं. अब आप लोगों को देखना है कि किस तरह से इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है. So what's your best experience, especially in Pakistan, in Lahore? In Pakistan, I would have to say going to the northern areas, to Skardu and So Kaplu and Shigar is just breathtaking, the scenery there. And I really couldn't imagine it till I went to see it for myself. Which part of Pakistan do you like most? We had our best time hiking in Skardu, and which is great. But I think if I can put myself anywhere, I'd put myself in Delhi Gate and just sit and listen and feel the atmosphere. And you feel you're in 100 years, 200 years, and you just feel alive. One thing that you will be missed about Pakistan. That I'll miss. I think the hospitality. It's very, very hospitable. If you go out in Australia, you split. People pay the bill. They split. In Pakistan, someone will pay, or someone. If you have one dish in Australia, they will have 10 dishes here. So it is very, very hospitable here in Pakistan. So नाज़रीन, ये तो पाकिस्तानियों के बारे में और लाहौरियों के बारे में हमेशा से ही हम बात सुनते भी आए हैं और मशहूर भी है कि मेहमान नवाजी तो बस लाहौरियों पे ख़त्म है. लाहौरी खानों की बात की जाए, फिर अगर स्पेशली बात जिसके हमारे मेहमान भी अंदरून लाहौर के जी मुख्तलिफ निकले हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और स्पेशली हमारी वॉल्ट सिटी का विज़िट करने के लिए जाते हैं. और हमारे आज के मेहमान भी इसी तरह से जो हैं स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों के मुख्तलिफ निकले हैं. सो say something about something in Urdu if you want. I mean, I use some words like shukriya and alhamdulillah and mashallah, but I think the most important phrase that I use is the Arabic one, is sabru jamil. It's an important one for everyone in Pakistan. That's great. ये बहुत अच्छा एक मैसेज भी हो गया. और कौन-कौन से वर्ड्स जो हैं हमारे मेहमान जो है उर्दू में बोल सकते हैं वो भी उन्होंने हमें बताया. लाहौर ऐसे प्लीज. Lahore? Okay. Lahore. Yeah. It's very famous line. जो भी यहाँ पर आता है वो ये बोले बगैर तो रह नहीं सकता. So in the end, what message you want for the Lahoris? Just to thank Lahoris for being so welcoming to us, to encourage Lahoris to come and visit Australia, and if they see us in the streets, come and say hello. Again, I think that you have one of the most interesting cities in the world. Look after it, preserve it for future generations. Zabardast, great message. Any message for Lahori girls, women? What's your message? Well, keep striving for your dreams, and you can achieve anything if you really want to. So, what do you say about the visit of our channel, CNN, City News Network? I think media is very important. In our country and in many countries, it is the conscience of, and it's ask questions, ask difficult questions. So media, I think, has an important role in any society, and to educate, to question, and to seek the truth. So, would you advise Australian to visit Pakistan? I think we have advice out there. It depends where and when.
I would encourage the best time for me to visit is in the spring or the autumn. In the summer, of course, it's very hot, but it's hot in Australia as well. As well. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज जैसा कि हमने शो में बात की, बहुत ही स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अक्सर हमारे साथ ये डिस्कस करते रहते हैं कि जी यहाँ पर हमने तालीम हासिल कर ली, अब उस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में क्या है, हायर एजुकेशन आप किस तरह से वहाँ जाकर हासिल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। फिर ख़ास तौर पे हम सोचते ही हैं कि पता नहीं सेफ़ माहौल होगा या नहीं होगा, तो स्पेशली हमने गर्ल्स के लिए भी बात की कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट भी है, सेफ़ माहौल भी है। सो आप फ़ायदा उठा सकते हैं और बिलाशुबा आपके पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सो वो लोग जो कि परेशान रहते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और आई नो आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि जिनकी बर्थडे है अभी तक उनको विश क्यों नहीं किया। स्क्रीन पे नंबर है आपके सामने, जिनकी बर्थडे है कल यानी ट्यूसडे को। सो वो अपनी पिक्चर्स अभी हमें भिजवा दें, इंशाल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा हम बनाएंगे, कल के शो में शामिल करेंगे। आज बर्थडे है ईशाल फातिमा की, अहमद की, और इसके बाद अली रज़ा की, सुफियान शहबाज, सवेरा तबस्सुम की आज बर्थडे है, सईदा मेहरमा फातिमा की आज बर्थडे है, जुनैरा शहजाद की। सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। सो जी, एक बार फिर से आप लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, और इसके साथ साथ स्क्रीन पर अगेन नंबर आप देख रहे हैं, हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है जी, टुडेज़ वेदर। सो वेदर अपडेट तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये जो इतनी जल्दी से मौसम तब्दील हो रहा है इस पर भी थोड़ी सी हैरानी हो रही है जी, क्योंकि सर्दियां आई भी लेट और मुझे लगता है अब गर्मियां जल्दी आ जाएंगी। अच्छा खासा मौसम चेंज हो रहा है। सो आज का मौसम कैसा होगा वो हमें बता रही हैं कोमल, हमारे साथ मौजूद होंगी। जी कोमल, ओवर टू यू। अन्ना, शहर लाहौर में हल्की ठंडी हवाएं जो हैं वो शहर लाहौर के पत्तों और पौधों को झूमने पर जो है वो मजबूर कर रही है, और यूँ पत्तों की जो सरसराहट है वो कानों में रस खोल रही है। शहरी जो है वो काफ़ी खुश मिजाज भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शहर लाहौर का मौसम जो है वो मौसम वैसे ही इंसानी कैफियत पर जो है वो काफ़ी हावी होता है। जिस तरह का मौसम बाहर का हो वही मौसम जो है वो फिर इंसान के दिल का भी होता है, और यूँ जो है वो शहर लाहौर के बासी लाहौर के मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी खुशगवार है। दोपहर के औकात में महकमा मौसमियात की जानिब से तेज़ धूप के साथ जो है दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान भी जाहिर कर रही है। इसी के साथ साथ बात की जाए बारिशों के हवाले से, तो सुबह के औकात में 5% इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हल्की रिमझिम देखी जा सकती है, लेकिन इस वक्त जो है अब वो इम्कानात भी छट गए हैं, और लाहौर में मौजूदा टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। लाहौर में जो है वो AQI की शरह 186 रिकॉर्ड की गई है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर की फ़िज़ा में खुनकी का जो सिलसिला है वो मज़ीद 10 से 15 रोज़ जारी रहेगा, और इस साल जो है वो शहर लाहौर में गर्मी की एंट्री जो है वो वक्त से पहले होने वाली है। जी बहुत शुक्रिया कोमल, और लग भी ऐसा ही रहा है। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। सेगमेंट है जी हमारा नेक्स्ट, आज के भाव। हमें ज्वाइन करें हाफिज दिलावर, आज की रेट लिस्ट क्या है वो बताएंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात की जाए तो 228 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 250 रुपये प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 55 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 70 रुपये टमाटर जो है फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन की कीमत की बात की जाए तो 440 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 470 रुपये लहसुन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत की बात की जाए तो 500 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 550 रुपये अदरक जो है फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए तो 110 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 120 रुपये सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। आलू की कीमत की बात की जाए तो 35 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 40 रुपये जो आलू है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ अगर लीमू की बात
की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये लीमू जो है फ़रोख्त हो रहा है। मेथी की बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 100 रुपये मेथी जो है फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की कीमत की बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 85 रुपये बैंगन जो है फ़रोख्त हो रहा है। बंद गोभी की कीमत की बात की जाए तो 21 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 25 रुपये बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 105 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 115 रुपये शिमला मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। मटर की कीमत की बात की जाए तो 110 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 120 रुपये मटर जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। जी ठीक है जी, सब्जियों की कीमतें हमें बता दी हैं जी हमारे रिपोर्टर ने। अब हमने कुछ बात करनी है जी, आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, आपको फ़वाइद बताएंगे एक स्पेसिफिक फल के आज टुडेज़ हेल्दी टिप में। ऑल्दो महंगाई बहुत ज़्यादा है और फ्रूट ख़रीदना मुश्किल है, लेकिन सेब के फ़वाइद क्या हैं जी? आपके मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वो लोग जिन्हें ये मसला रहता है भूख नहीं लगती, तो सेब का इस्तेमाल हर रोज़ सुबह करना शुरू कर दें। आप यकीन माने आपको भूख ऐसे लगेगी। फिर इसके अलावा दमे के लिए भी बेहतर है, कैंसर के असरात को कम करता है, सर दर्द के इलाज के लिए भी बेहतर है। वो लोग जो कोई वेट मेनटेन करना चाहते हैं उनके लिए भी सेब का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। और कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला ने इनमें जो आफादियत रखी है, मेरे ख्याल से उसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। सो इस्तेमाल ज़रूर ये कुदरती चीज़ें, ताकि इनके फ़ायदे आपको पहुंच सके। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।